अगस्त को और डेट है 10 अगस्त 2022। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है वो सीबीआई ने फ्रेश समन इशू किया है टीएमसी के लीडर है अनुब्रता मंडाल को। तो हमें इसमें क्या डिस्कस करना है, हमें पॉलिटिकल इशू पे नहीं जाना है कि किसने किसको समन किया है। हमें जो डिस्कस करना है वो है कि सीबीआई एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए सीबीआई हो जाती है। और यूपीएससी आजकल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सेंट्रल बॉडीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली पूछ देती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि सीबीआई क्या है। ठीक है, तो सीबीआई मीन्स सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है, तो आप इसको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करते चलिएगा। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन द इंडिया। ठीक है, एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया में। पहले जब ये फॉर्म हुई थी तो ये वर्क करती थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, लेटर इसको शिफ्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले ये वर्क करती थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेटर इसको जब शिफ्ट कर दिया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर। ठीक है, और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप एकदम इसको नोट डाउन करें और जो इसकी जान है टॉपिक की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। यूपीएससी यही क्वेश्चन को घुमा देती है और लोग गलती कर बैठते हैं। यूपीएससी बेसिकली दे देगी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए कि सीबीआई इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, सीबीआई अपनी पावर डिराइव करती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग पावर है, फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ठीक है, सीबीआई फॉर्म कैसे हुई थी, इस्टेब्लिश कैसे हुई थी, तो सीबीआई को फॉर्म करने के लिए रिकमेंडेशन जो दिया गया था वो सांथानम कमेटी के द्वारा दिया गया था ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1964 में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सीबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। तो in 1963 CBI was established by the government of India with a view to investigate serious crimes। सीरियस क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। जैसे कि अगर कुछ केसेस देखा जाए तो डिफेंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड, करप्शन अगर हाई प्लेसेस में होते हैं, सीरियस फ्रॉड, चीटिंग, सोशल क्राइम्स, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग टाइप की क्राइम हो रही हैं, एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड अगर कोई ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है उससे रिलेटेड। और सीबीआई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इन कन्वेंशनल क्राइम लाइक असैसिनेशंस, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम्स कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, और आगे देखा जाए व्हाट टाइप ऑफ केसेस आर हैंडल्ड बाय सीबीआई, थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एंटी करप्शन क्राइम्स आगे देखते हैं कि क्या क्या और है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशन और द बॉडीज ओन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे केसेस भी सीबीआई ही देखता है। इकोनॉमिक क्राइम्स अगर हों तो किस टाइप की इकोनॉमिक क्राइम्स को ये देखेगी, तो मेजर फाइनेंशियल अगर स्कैम कोई करता है, सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स कोई करता है। ठीक है, क्राइम रिलेटेड टू फेक इंडियन करेंसी नोट्स से रिलेटेड अगर कोई क्राइम करता है, बैंक फ्रॉड एंड साइबर क्राइम अगर कोई करता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन कोई करता है, लार्ज स्केल पे स्मगलिंग हो रही है अपना नारकोटिक्स का। ठीक है, और बेसिकली इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर नारकोटिक्स से रिलेटेड है तो एनसीबी भी इन्वॉल्व होती है और सीबीआई भी होती है। एंटिक्स से रिलेटेड, कल्चर प्रॉपर्टी और स्मगलिंग से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसको भी सीबीआई ही हैंडल करेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखें तो स्पेशल क्राइम्स के अंदर कौन कौन से केसेस आएंगे।
serious and organized crime under the Indian Penal Code and other laws on the request of state government and on the order of Supreme Court of India and High Court, such as terrorism, bomb blast, kidnapping for ransom, क्राइम कमिटेड बाय माफिया अंडरवर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली स्पेशल क्राइम क्या हुआ कि इससे स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी इन केसेस को हैंडल करने के लिए सीबीआई से। तो इसमें बड़े केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस, लाइक कोई टेररिज्म से रिलेटेड केस है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है किसी स्टेट में, किडनैपिंग हुआ है या फिरौती मांगा गया, और माफिया द्वारा कोई क्राइम किया गया, तो ये स्पेशल क्राइम के अंदर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सुओ मोटो केस क्या होता है कि सीबीआई एक्शन ले सकती है अपने आप से, बट यहाँ डिफरेंस क्या होगा कि सीबीआई सिर्फ सुओ मोटो केसेस जो लेगी वो सिर्फ लेगी यूनियन टेरिटरीज में। स्टेट में सीबीआई सुओ मोटो केसेस कभी नहीं ले सकती है, ये आप याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि जो सुओ मोटो केसेस होती है सीबीआई सिर्फ यूटी या यूनियन टेरिटरीज की लेती है, ना कि स्टेट की। ठीक है, स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या सीबीआई किसी स्टेट में तभी इन्वेस्टिगेट कर सकती है जब वो स्टेट कंसर्न देगा या फिर कंसर्न देगा, तभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। कंसेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, और जो जनरल होता है वो हमेशा के लिए अलाउ होता है कि कभी भी सीबीआई उस स्टेट में जाके और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं वो सीबीआई को ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी स्टेट में और कंट्री में कहीं भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सीबीआई को तो स्टेट की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आगे देते हैं कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कितना दिन का टेन्योर होता है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है उसमें कौन कौन बैठता है, तो 3 मेंबर की कमेटी होती है। इसमें बेसिकली बैठते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि चेयरमैन है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग मिलके होता है, ये 3 लोग मिलके 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं सीबीआई के डायरेक्टर को। और टेन्योर जो होता है सीबीआई के डायरेक्टर का वो बेसिकली 2 साल का होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीबीआई से रिलेटेड, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, वार्निंग इशू किया गया है, गोदावरी का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर आ गया है। तो ये न्यूज़ जो था हम ऑलरेडी कल के न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है गोदावरी और कृष्णा से रिलेटेड। दूसरा है कि केरला में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट बन जाता है, किसकी वजह से फ्लडिंग हो रहा है और कौन सी रिवर फ्लडिंग कर रही है। तो हम डायरेक्ट देखेंगे जो मुल्ला पेरियार डैम है रिलेटेड है न्यूज़ से, और दूसरा है हमारा पेरियार रिवर। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक बार जो हमारी साउथ की रिवर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों की। जो सबसे ऊपर हम रिवर देखते हैं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, महानदी है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी है, उसके नीचे आपको कृष्णा मिल जाएगी। ठीक है, उसके नीचे आपको पेन्नेर मिलेगी। ठीक है, उसके नीचे कावेरी मिल जाएगी और उसके नीचे वैगई मिलेगी। ठीक है, और उसके नीचे ही पेरियार मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। यूपीएससी बेसिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ रिवर को अरेंज करने के लिए बार क्वेश्चन पूछ देती है और बोलती है कि नॉर्थ से साउथ इन रिवर्स को आप अरेंज करिए। तो इन रिवर्स को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जानते हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। ठीक है, क्या है मुल्ला पेरियार डैम और क्यों न्यूज़ में है। ठीक,
तो जो मुल्ला पेरियार डैम है वो लोकेटेड है मुल्लायार और पेरियार रिवर जहाँ मिलती हैं उस जगह पे रिलेटेड ये सिचुएटेड है। ये प्लेस कहाँ पे है तो केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मुल्ला पेरियार डैम है पेरियार रिवर पे। ओके, मुल्लायार और पेरियार रिवर पे। ये ऑपरेटेड है तमिलनाडु के द्वारा बट सिचुएटेड है केरला में। ठीक है, तमिलनाडु बेसिकली इसका यूज़ करता है ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन पर्पस के लिए, जो उनके साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, कहा जाता है कि 1000 साल के लिए लीज पे दिया गया था, ब्रिटिश ने दिया था तमिलनाडु को। ठीक है, इसलिए जो ऑपरेशन है वो तमिलनाडु के अंदर है और सिचुएटेड ही केरला के अंदर है। बेसिकली ये क्या करता है कि जो वाटर है पेरियार का वो डाइवर्ट करता है ईस्टवर्ड, जो कि रैन सैडो रीजन है तमिलनाडु के। ठीक है, ये हो गया पूरा डिटेल मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। आगे हम चलते हैं पेरियार रिवर के बारे में जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये केरला की। तो पेरियार रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, जिसका टोटल लेंथ है 244 किलोमीटर। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है और वन ऑफ द पेरिनियल रिवर ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, पेरिनियल रिवर क्या होती है ये डिस्कस किया है यहाँ पे। A perennial river is a channel that has continuous flow in parts of its stream bed all year round. बेसिकली क्या होता है, पेरिनियल रिवर वो होती है जो कि फ्लो को मेंटेन रखती है थ्रू आउट द ईयर, उसको पेरिनियल रिवर कहते हैं। बेसिकली पेरिनियल रिवर साउथ में कम पाई जाती हैं, नॉर्थ इंडिया में पेरिनियल रिवर ज़्यादा पाई जाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ग्लेशियर्स। ओके, तो आगे देखते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है। शिवगिरी हिल्स जो वेस्टर्न घाट में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है पेरियार रिवर और फ्लो करती है पेरियार नेशनल पार्क से। ठीक है, द मेन ट्रिब्यूटरीज अगर पेरियार की देखा जाए तो मुथिरा पूजा, मुल्लायार, चिरुथोनी एंड द लास्ट वन इज पेरिंजाना कुती। ओके, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं पेरियार की, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपीएससी इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देती है। एक बार और मैंने साउथ की कुछ रिवर्स की पिक यहाँ पे अटैच की हुई हैं, थोड़े डिटेल में है ये। तो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम कुछ रिवर्स को और देखते हैं तो पलार नॉर्थ में है, उससे नीचे पोनायार है, फिर कावेरी है, फिर वैगई और पेरियार जो है अभी हमने डिस्कस किया वो केरला में है। ये सारी रिवर्स हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो स्टैनली रिजर्वॉयर है वो किस रिवर पे है, तो वो कावेरी रिवर पे है। क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुके इस टाइप के। भवानी सागर जो है भवानी रिवर यानी ये भी कावेरी पे ही है। ठीक है, और वेम्बनाथ लेक आपका केरला में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप याद रख सकते हैं। रिजर्वॉयर्स किस रिवर पे हैं, डैम किस रिवर पे है, तो स्टैनली रिजर्वॉयर जो है कावेरी रिवर पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बहुत दिनों से चर्चा में है कि हमारे इसरो ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था जो कि सक्सेसफुल लॉन्च हो गया था, बट वो लास्ट में जाके डाइवर्ट हो गया अपने पाथ से। ठीक है, तो क्या पॉइंट है जो हमारे यूपीएससी से काम आएंगे। मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं और उसके आंसर दिए गए हैं कि बेसिकली क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि जो SSLV जो लॉन्च व्हीकल था हमारा, जो सैटेलाइट बेसिकली लॉन्च किया था वो क्या था, कैसे था। ठीक है, पहले ऊपर तो बताया गया था कि जो लॉन्चिंग हुई है, इसरो ने जो लॉन्चिंग की है उसमें बेसिकली 2 सैटेलाइट ऊपर गए थे। एक का नाम आपका SSLV D1 EOS-2 था और दूसरे का नाम आपका आज़ादी सेट था। ठीक है, ये 2 जो सैटेलाइट था वो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि जो लॉन्चिंग व्हीकल था उसके बारे में जानते हैं। तो SSLV जो लॉन्चिंग व्हीकल था ये एक 3 स्टेज व्हीकल है। ठीक है,
और सॉलिड फ्यूल पे वर्क करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और न्यूज़ में भी है, तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है। सॉरी, आप थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिएगा। तो एसएसएलवी क्या है, एक 3 स्टेज व्हीकल है और ये सॉलिड फ्यूल पे वर्क करता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, सैटेलाइट को लॉन्च करना, ठीक है। आगे चलेंगे, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है। तो रीज़न बताया गया कि सेंसर की मेल फंक्शन की वजह से जो हमारा सैटेलाइट था वो लॉस्ट हो गया और सर्कुलर पाथ की जगह पे इलेक्ट्रिकल पाथ में ये चला गया। यहाँ पे बोला गया कि हमारे पास भी बहुत सारी लॉन्च व्हीकल हैं, एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी है, तो क्यों हम एसएसएलवी से ही लॉन्च किए, ठीक है। पीएसएलवी, जीएसएलवी से भी हम लॉन्च कर सकते थे लो अर्थ ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स को, ठीक है। लेकिन इन सैटेलाइट्स को हम एसएसएलवी से इसलिए लॉन्च किए क्योंकि जो ये सैटेलाइट था ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और लेस एक्सपेंसिव है, और ये ईजिली 10 kg से 500 kg के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एसएसएलवी है ये वर्क करता है सॉलिड फ्यूल पे, और सॉलिड फ्यूल पे वर्क करने की वजह से इसको हैंडल करना काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। ये दोनों वर्क करते हैं लिक्विड फ्यूल पे, ठीक है। यही रीज़न है कि एसएसएलवी से हम लॉन्च किए थे, ठीक है। और देखते हैं कि जो लॉन्चिंग हुआ था, जो हमारा सैटेलाइट था वो बेसिकली पहुंच गया था इलेप्टिकल ऑर्बिट पे, और हम उसको सेट करना चाह रहे थे सर्कुलर ऑर्बिट में। तो क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सेट हो गया? तो मैंने एक मैप अटैच कर रखा है आपके लिए, सॉरी, एक पिक्चर अटैच कर रखा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। बेसिकली हम उसको चाह रहे थे यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स करने के लिए। सर्कुलर ऑर्बिट में इसलिए फिक्स करना चाह रहे थे क्योंकि ये जो सैटेलाइट थी वो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट थी। अर्थ से रिलेटेड हमें इमेज चाहिए होता है, तो जो डिस्टेंस होगा अर्थ से वो हर जगह सेम होगा एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जो इमेज होंगी वो प्रॉपर होंगी और काफ़ी सटीक होंगी, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस करना चाहते थे। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में चला गया तो इससे प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि जो इमेज आएंगी वो एक सटीक नहीं आएंगी, और उसमें जो फोकस होगा इमेज का वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि जो पाथ है वो फिक्स नहीं है। मीन्स जो रेडियस है अर्थ से वो सेम नहीं है हर जगह। इसकी वजह से जो इमेज का फोकस होगा वो अलग होगा, और इससे जो एक्यूरेसी होगी वो कम हो जाएगी। ओके, तो इसकी वजह से इसको फेल कहा जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये थी हमारी पूरी कहानी इस रॉकेट लॉन्च की और फेल होने की। तो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप इसको याद रखिएगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि एक्सप्लोजन हुआ है बुर्किना फासो में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बुर्किना फासो है ये प्लेस यूपीएससी बार बार पूछ देती है, तो ये कहाँ पे है। तो चलिए हम देखते हैं। एक इमेज मैंने आपके लिए अटैच कर रखा है। तो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है। तो इसके आगे और इम्पोर्टेंट क्या है कि बुर्किना फासो जो है इनसे कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो शेयर करती है नाइजर है, दूसरी माली, कोट डिआइवरी है, घाना है, बेनिन है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बाउंड्री शेयर करती हैं बुर्किना फासो से। तो ये हमारा एक डिस्कस हो गया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। यूएपीए के तहत चार्जशीट फाइल हुई है पीडीपी लीडर जो हैं उनके ऊपर, और 12 अदर्स लीडर हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ क्या होता है कि यूएपीए केस क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यूएपीए क्या है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट होगा। तो जो यूएपीए था वो 1967 में पास हुआ या फिर इफ़ेक्टिव हुआ, ठीक है। ये इंडिया में बेसिकली उन डिस्टर्ब्ड एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यही इस पॉइंट में डिस्कस किया गया है। और आगे देखें तो इट हैज़ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एट हाईएस्ट पनिशमेंट। जो यूएपीए के तहत जो हाईएस्ट पनिशमेंट दी जा सकती है वो डेथ पेनल्टी
या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती हैं। थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर यूएपीए से रिलेटेड देखें तो यूएपीए जो होता है वो बोथ इंडियन और फॉरेनर दोनों के ऊपर चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकती है इससे रिलेटेड कि सिर्फ इंडियन पे चार्ज किया जाता है या फॉरेनर पे किया जाता है, तो बेसिकली दोनों पे किया जा सकता है। ठीक है, इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम कमिटेड टू द फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। अगर ये फॉरेन लैंड पे भी क्राइम होता है तो वो सेम माना जाएगा। ठीक है, यूएपीए के तहत। तो आगे देखते हैं, अंडर यूएपीए द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल द चार्ज शीट इन मैक्सिमम 180 days आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर द इंटीमेटिंग कोर्ट। ठीक है, जो चार्ज शीट है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को अरेस्ट कर रही है तो 180 दिन तक इनको चार्जशीट फाइल करनी होती है और उसकी कस्टडी को भी बढ़ा सकते हैं कोर्ट से परमिशन लेके। ठीक है, तो ये हो गया यूएपीए का बात। आगे चलते हैं, तो यूएस ने बेसिकली एक मिसाइल दिया है यूक्रेन को, तो उसका नाम है AGM-88 हार्म। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे। ये जो मिसाइल है AGM-88 हार्म, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसका पूरा नाम है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। इट इज़ अ टैक्टिकल वेपन फायर्ड फ्रॉम द फाइटर एयरक्राफ्ट। थोड़े और डिटेल अगर देखा जाए इसका, तो AGM-88 हार्म इज द एक सुपरसोनिक मिसाइल है एयर टू सरफेस के लिए। ये याद रखिएगा कि जो AGM-88 हार्म है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस यूज़ की जाती है। जो इसका ऑपरेशनल रेंज है वो 150 किलोमीटर का है। मैक्सिमम स्पीड 2280 किलोमीटर पर आवर या फिर 1.84 मैक इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाती है। किसने दिया है? यूएस ने दिया है यूक्रेन को। ठीक है, एक ये सुपरसोनिक और टैक्टिकल एयर टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, जो एक टॉपिक है वो इकोनॉमी से रिलेटेड, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड। बेसिकली इसमें जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं हमारे शक्तिकांत दास, उन्होंने बोला है कि Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das said that bank credit growth has accelerated to 14%. जो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ है वो 14% से बढ़ गया है। ये हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब ने कहा है। तो हमारे लिए रिलेटेड यहाँ इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, तो यह मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, और बॉन्ड्स एंड लोन्स, ये सारी चीज़ ये टर्म्स है बेसिकली यूपीएससी इकोनॉमिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी पूछती रहती है हर बार। वो एक टर्म दे देगी और उसको एलाबोरेट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं, जो पहला हमारा था कि कमर्शियल पेपर क्या होता है, तो एक ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट टूल है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए, ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट टूल है। ठीक, ये एक्ट करता है एज एविडेंस फॉर सर्टिफिकेट ऑफ अनसिक्योर्ड डेप्थ के लिए। ठीक है, अ कंपनी कैन डायरेक्टली इशू द पेपर टू द इन्वेस्टर और इट कैन बी डन थ्रू द बैंक और डीलर बैंक। ठीक है, कमर्शियल पेपर के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। शॉर्ट टर्म डेथ है, अनसिक्योर्ड डेथ के लिए एक एविडेंस का काम करता है और कंपनी इसको डायरेक्टली इशू कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर, अ कंपनी कैन डायरेक्टली इशू द पेपर टू द इन्वेस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के कमर्शियल पेपर होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये पहला है अनसिक्योर्ड की, मतलब ये ट्रेडिशनल एक पेपर है, बिना किसी सिक्योरिटी के ये इशू किया जाता था। सिक्योर्ड कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, मतलब इसमें कुछ एसेट्स या कमर्शियल पेपर होता है वो रखा जाता है, उसके बाद जो लोन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। बॉन्ड क्या होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है और फेवरेट टॉपिक भी है यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉन्ड इज अ डेथ इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट, और डेथ इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हैं। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट इशू बॉन्ड डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द बैंक।
जो कॉरपोरेट होते हैं बड़े बड़े या गवर्नमेंट्स होती हैं वो बॉन्ड के थ्रू पैसे इकट्ठा कर सकती हैं बिना बैंक जाए हुए, ठीक है। बेसिकली ये कॉरपोरेट या गवर्नमेंट जो है एक बॉन्ड इशू करेगा और उसके बदले में जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको फंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक, उसको बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज टू रेज मनी एंड फाइनेंस अ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। वही बात हुई जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। कुछ अगर गवर्नमेंट बॉन्ड को देखें एग्जाम्पल के तौर पे तो ट्रेजरी बिल होती है, म्यूनसिपल बॉन्ड होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, यूपीएससी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन दे देती है कौन से बॉन्ड हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक। तो कॉरपोरेट बॉन्ड एक ये भी डेथ कॉरपोरेट बॉन्ड्स आर डेथ सिक्योरिटीज इशूड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट कॉरपोरेशन। ये भी एक डेथ इंस्ट्रूमेंट है जो कि पब्लिक और प्राइवेट कॉरपोरेशन इशू करते हैं। कंपनी इशू कॉरपोरेट बॉन्ड टू रेज मनी फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्पस, ओके। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो बायर्स बाय अ कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड लेंड मनी टू द इशूअर द कंपनी दैट इशूड द बॉन्ड, ठीक। जो हमारा चौथा पॉइंट है, इन एक्सचेंज द कंपनी प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी ऑन अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट, मीनवाइल pays the stated rate of interest, ओके। जो चौथा पॉइंट है ये कह रहा है कि बेसिकली जो कंपनी पैसा लेती है वो एक फिक्स मैच्योरिटी डेट पे वो पैसा रिटर्न करेगी इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। अ कॉर्पोरेट बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व द ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी अनलाइक द वन परचेज द कंपनी इक्विटी स्टॉक। बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर कोई कंपनी अपना रिलीज़ करे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने शेयर को सेल कर रही है, वो सिर्फ एक फंड ले रही है टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो उसको चुका देगी। ना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी अपने इक्विटी स्टॉक या अपने शेयर को बेच रही है, इसका ये मतलब नहीं होता है, ओके। तो चलिए आज का ये हमारा पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। So thank you for watching this video.